हेलो फ्रेंड्स, यूनिक एग्जाम्स आईएएस पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। तो हम आज अपने करंट अफेयर सीरीज़ को और आगे ले जाएंगे और कुछ नए टॉपिक्स और उन पे बेस्ड नए क्वेश्चंस भी लगाएंगे, जैसा कि हम रोज़ करते हैं। इससे क्या होगा, हमारा साथ साथ रिवीजन भी होता रहेगा। हम जो भी टॉपिक्स आएंगे उनको एक तरीके से होलिस्टिक वे में डिस्कस करेंगे। फाइन, तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, आंध्र प्रदेश के सशेलम फॉरेस्ट में एक आउल की जो स्पीशीज है वो स्पॉट किया गया, ओके, जिसका नाम है स्पॉट बेलीड ईगल आउल। क्या नाम है? स्पॉट बेलीड ईगल आउल। ये पहली बार सशेलम फॉरेस्ट में इसको देखा गया। फाइन, इसके पहले भी आंध्र प्रदेश में इसको 2 बार देखा जा चुका है, बट सशेलम फॉरेस्ट में इसको नहीं देखा गया था। ये पहला इंसिडेंट है ऐसा। पहले जो इसको नागार्जुना सागर श्रीशैलम जो फॉरेस्ट है वहाँ पे इसको स्पॉट किया गया था। इसके अलावा एक और जो है जिसका नाम है मॉटेल्ड वुड आउल, इसको भी स्पॉट किया गया। फाइन, ये जो पर्टिकुलर दिस इज मॉटेल्ड वुड आउल, ये क्या है? स्पॉट बेलीड ईगल आउल। जैसे स्पॉट्स आप देख सकते हैं इनके बॉडी पे, इसकी वजह से एक तरीके से इसका नाम पड़ा है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं हम इस पर्टिकुलर आउल के। तो अगर स्पॉट बेलीड ईगल आउल की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम जो है ब्यूबो निपलेंसिस के नाम से ये जाना जाता है। तो स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे ये पूछा जा सकता है ये किस स्पीशीज की प्रजाति है, या कौन सा स्पीशीज है या प्रजाति है। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर आउल है इसके हैबिटेट की अगर बात करें, इस पर्टिकुलर ये तो जो बड़े ट्रीज होते हैं, बड़े पेड़ होते हैं और थिक फॉरेस्ट एरियाज को ज़्यादातर ये अपना क्या कहते हैं, घर बनाते हैं, वहाँ पे रहते हैं। और अक्रॉस जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये पाए जाते हैं, देखने को मिलते हैं। ओके, जैसा कि हमने कहा कि आंध्र प्रदेश में ये पहले भी 2 बार देखे जा चुके हैं, बट सशेलम फॉरेस्ट में ये पहला इंसिडेंट है जहाँ पे देखने को मिला। फाइन, तो एक तरीके से प्रेडेटरी बर्ड है जो अदर जो ऑर्गेनिजम्स है उनको उन पे क्या करते हैं, फीड करते हैं, प्रेडेट करते हैं। जैसे जो स्मॉल रोडेंट्स हो गए या लेजर्ड्स या छिपकली हो गए, इन सभी को ये अपना भोजन बनाते हैं। और ये 20 से 25 इंच का इनका एक तरीके से साइज होता है। फाइन, और इनके हम वजन की अगर बात करें तो 1.5 से 2 किलो, मतलब काफ़ी हैवी ये बर्ड स्पीशीज है, ये पर्टिकुलर आउल है। ओके, तो आइए आगे देखते हैं। इसकी एक खास बात क्या है, स्ट्रेंज जो स्क्रीम है, ह्यूमन लाइक स्क्रीम करता है, ह्यूमन की तरह एक तरीके से आवाज़ निकालता है या चिल्लाता है। इसी वजह से इसको इंडिया में क्या कहा जाता है, घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट। काफ़ी बार लोग इस वजह से एक तरीके से आवाज़ सुन के डर भी जाते हैं। ओके, और वही श्रीलंका में इसको डेविल बर्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये एक तरीके से इसके बारे में एक फैक्ट हो गई। फाइन, वहीं जो मॉटेल्ड वुड आउल है इसको साइंटिफिकली हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्स ओसेलाटा, इस नाम से इसको जानते हैं। और ये चंबाला फॉरेस्ट, तिरुपति आंध्र प्रदेश, वहाँ पे जो बॉर्डर है, डिस्ट्रिक्ट एरिया है, वहाँ पे देखने को ये मिला, इसको स्पॉट किया गया। ठीक है, ये भी आंध्र प्रदेश में देखने को मिला। अगर इस पर्टिकुलर स्पीशीज़ की बात करें, इन दोनों बर्ड स्पीशीज़ जो आउल हैं, तो IUCN स्टेटस में लीस्ट कंसर्न लिस्ट में ये आते हैं। बट वैसे तो ये लीस्ट कंसर्न में आते हैं, लेकिन इसका पहली बार आंध्र प्रदेश के सशेलम फॉरेस्ट में देखना एक तरीके से ये सिग्निफिकेंस है, क्योंकि पहले नहीं देखा गया था, अब देखा गया है। इस वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट पॉइंट कह सकते हैं हम आगे इसके कंजर्वेशन के लिए या जो भी चीज़ें हैं। फाइन, फ्रॉम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये सारा इसके बारे में क्या था, इंफॉर्मेशन। तो अगर हम सशेलम फॉरेस्ट की बात करें तो ये रेड सैंडलवुड के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसकी न्यूज़ में हम अक्सर तस्करी के नाम पे सुनते हैं। इस पे एक तरीके से मूवी भी बनी थी, आपने सभी ने देखा होगा, पुष्पा मूवी। फाइन, तो सशेलम फॉरेस्ट और नागार्जुना श्रीशैलम ये एक तरीके से बॉर्डर एरिया जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, वहाँ पे लाई करता है। क्या? नागार्जुना श्रीशैलम फॉरेस्ट। ये टाइगर रिजर्व भी है। ओके, और सशेलम जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में, दिस इज सशेलम हिल रेंज, जो कि आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है।
तो आइए सवाल देखते हैं। ब्यूबो नीपालेंसिस एंड स्ट्रिक्स ओसेलाटा ऑफ्टन हर्ड इन द न्यूज corresponds to which of the following species? तो फ्रॉग, मंकी, आउल, स्पाइडर। तो ये हमारा आंसर हमने पहले ही पढ़ा, क्या है? आउल, उल्लू का प्रजाति है ये। ओके, आप इधर भी अपने मीडियम के हिसाब से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक भी हमारा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर न्यूज़ में रहता है अपने डिबेट या डिस्कशन के कारण। दैट इज इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में हम बात करेंगे, और भी इनसे जुड़े टॉपिक्स है, प्रोटेक्टेड एरियाज हो गए, रिजर्व फॉरेस्ट हो गए, फाइन, इनसे जुड़ा हुआ हम बात करेंगे टॉपिक, आखिर क्यों न्यूज़ में ये था। अगर हम इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज की अगर बात करें, या जोन्स कहते हैं इसको, कभी कभार इकोलॉजिकली फ्रजाइल एरियाज या जोन्स भी हम बोल सकते हैं, फाइन, जो कि एक तरीके से जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं उनके अराउंड, उनके बाद जो ये एरिया होता है इसको हम इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया घोषित करते हैं, फाइन। और इसीलिए इसको शॉक एब्जॉर्बर भी हम कहते हैं, क्योंकि ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरियाज में जो भी ऑर्गेनिजम्स या प्लांट या स्पीशीज जो भी हैं रहते हैं उसको ये प्रोटेक्ट करते हैं, ये पर्टिकुलर एरियाज, क्योंकि यहाँ पे जो सर्टेन एक्टिविटीज़ होती है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इस पे ये जो हमारा इनर एरिया है इस पे नुकसान ना हो, इसको नुकसान ना हो, फाइन। तो एक तरीके से इसको किसी एरिया को अगर हम इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन घोषित कर रहे हैं, स्टेटस दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोअर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन से हायर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन की ओर जा रहे हैं। मतलब अब पहले से उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जाएगा, फाइन, फॉर सो एंड सो रीजंस, ठीक है। और वहीं अगर हम प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करें तो प्रोटेक्टेड एरियाज हमारे जो हमारा WPA एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके तहत इसको नोटिफाई किया गया है, फाइन। तो प्रोटेक्टेड एरियाज में हमारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन या कम्युनिटी रिजर्व्स, ये सारे जो, या टाइगर रिजर्व्स हो गए, ये सारे एरियाज प्रोटेक्टेड एरियाज के तहत आते हैं, ओके। और वहीं अगर हम रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें तो ये प्रोटेक्टेड एरियाज का हिस्सा नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड एरियाज में क्या होता है, जो एक्टिविटीज होती हैं बहुत सारे, उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है उस पर्टिकुलर, एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट या जो फॉरेस्ट, जो वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके द्वारा, फाइन। और कहीं कहीं पे जो राइट्स होते हैं, जो FRA एक्ट 2006 के तहत जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स को राइट बने के लिए राइट बने हैं, उसको भी कई बार इस पर्टिकुलर एरियाज में रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, ठीक है। तो अनलेस स्पेसिफिकली अलाउड, उनको एक तरीके से क्या किया जाता है, रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। जो जंगलों में जो कम्युनिटीज हैं, लोग हैं, रहते हैं, खासकर से जो ट्राइबल पीपल हैं, फाइन। तो इसी वजह से ये न्यूज़ में भी रहता है। क्यों? क्योंकि जो एनवायरमेंट कंजर्वेशनिस्ट हैं या एक्टिविस्ट हैं, इसको इस पर्टिकुलर जो जोन है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन या प्रोटेक्टेड एरियाज, इसको फोर्ट्रेस कंजर्वेशन मॉडल के नाम से, एक तरीके से इस नाम का टैग दे रहे हैं कि ये क्या है, एक तरीके से फोर्ट्रेस है जहाँ पे लोगों का जाना एक तरीके से मना है या बंद है, या जो भी, या कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते, चाहे वो फॉरेस्ट जो लोग हैं, कम्युनिटी हैं, वहाँ पे कई जनरेशन से रह रहे हैं, चाहे वो ही क्यों ना हो। इसी वजह से क्रिटिसाइज किया जाता है एनवायरमेंट एक्टिविस्ट द्वारा, फाइन। तो आइए आगे चलते हैं। सॉरी, नॉट एनवायरमेंट एक्टिविस्ट, इट इज एनवायरमेंट साइंटिस्ट, ठीक है। तो रिजर्व फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो रिजर्व फॉरेस्ट जो है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत इसको नोटिफाई किया गया है, ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, इसीलिए इसको स्टेट फॉरेस्ट भी हम कहते हैं, ओके। नोटिफाइड अंडर, जो राज्य सरकार अपने स्टेट फॉरेस्ट एक्ट के तहत इसको नोटिफाई करती है। और वहीं FRA एक्ट 2006 में आया था। इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत जो भी फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ है, उनके जो कस्टमरी या ट्रेडिशनल राइट्स है, उसको एक तरीके से क्या करता है, एक्सेप्ट करता है,
चाहे वो इंडिविजुअल राइट की बात हो या कलेक्टिव राइट की बात हो, ऑफ वेरियस फॉरेस्ट डवेलर्स, जो भी जंगलों में जो एक तरीके से उनके जनरेशन्स चले आ रहे हैं एक के बाद एक, और उस फॉरेस्ट लैंड का वो यूज़ कर रहे हैं, चाहे अपने लाइवलीहुड के लिए या किसी जो अपने सर्वाइवल के लिए, तो उसको इस एक्ट के तहत क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। फाइन, इंक्लूडिंग प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज में भी ये राइट्स क्या है, लागू होता है, बट सर्टेन केसेस में नहीं भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द जो सिचुएशन है उस पर्टिकुलर एरिया की या फॉरेस्ट की। फाइन, तो आइए सवाल देखते हैं। विद रेफरेंस टू इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स आर इंटेंडेड टू सेफगार्ड प्रोटेक्टेड एरियाज बाय ट्रांजिशनिंग फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर प्रोटेक्शन टू एरिया ऑफ हायर प्रोटेक्शन। बिल्कुल सही बात है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या कि प्रोटेक्टेड एरियाज आर नोटिफाइड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, और तीसरा कहता है कि प्रोटेक्टेड एरियाज इंक्लूड नेशनल पार्क्स, रिजर्व फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये हमारा गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट जो है प्रोटेक्टेड एरियाज के तहत नहीं आता। फाइन, तो यहां से हमारा जो आंसर है 1 and 2, दैट इज ए विल बी आवर आंसर। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। उससे पहले एक ज़रूरी बात, यूनिएग्जाम्स आईएएस पोर्टल जो है यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए एक डेडिकेटेड कोर्स प्रॉपर स्ट्रक्चर के तहत एक प्रोग्राम लेके आई है। फाइन, और उसमें जो एक तरीके से हमारा जो इनिशियल रिस्पांस रहा बच्चों का, स्टूडेंट्स का, वो काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। इसी वजह से न्यू बैच भी स्टार्ट होना है 30th से। वहाँ पे आपको हिस्ट्री से क्लासेस, हिस्ट्री से शुरुआत होगी टॉपिक्स की। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में होंगी। बाइलिंगुअल मतलब यहाँ मीडियम का कोई दिक्कत नहीं है, मीडियम की, हिंदी चाहे हो या इंग्लिश। और जो है एक तरीके से जो आपको पढ़ाएंगे वो ऑलरेडी क्या है, यूपीएससी सेलेक्टेड है। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट बात है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की। फाइन, जो काफ़ी अनयूजुअल है। ठीक है, तो 30th से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, 30th ऑफ जनवरी से, विद हिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट। फाइन, तो आइए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा एक रेयर बर्ड से है, जिसको देखा गया लगभग इसको 90 मोर देन या अबाउट 90 ईयर्स के बाद ये पर्टिकुलर बर्ड जो एक डक स्पीशीज है, जिसका नाम है, क्या नाम है, ये मणिपुर में देखा गया। फाइन, और इसका एक तरीके से नाम अगर बात करें तो ग्रेटर स्क्वाक या इसको ब्लू बिल भी हम कहते हैं। फाइन, मणिपुर में इसको साइट किया गया, स्पॉट किया गया बाय ऑर्निथोलॉजिस्ट, जो एक तरीके से बर्ड पे स्टडी करते हैं। और लोकली इसका इस पर्टिकुलर जो बर्ड का नाम है मणिपुर में, वो क्या है, सदंगमन। फाइन, ये क्या है, इसका लोकल नाम है। और लोकटक लेक पे ये देखा गया वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया में, और ये मणिपुर के विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में क्या करता है, लाई करता है। इस पर्टिकुलर डक स्पीशीज की बात करें या बर्ड की बात करें तो ये मीडियम साइज्ड डाइविंग डक स्पीशीज है। फाइन, और किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये है एनाटीडे। ये क्या है, इस पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करता है। अगर इसके एरिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एशिया, यूरोप, यूएस, कनाडा और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये रेयर विजिटर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कि माइग्रेट करके आता है आर्कटिक रीजन या और भी जो ठंडे जगह है वहाँ से। ओके, तो इसके अगर ब्रीडिंग की अगर बात करें इस पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर डक स्पीशीज है, तो ये कैसे एरियाज को अपना ब्रीडिंग ग्राउंड बनाते हैं, वैसे एरियाज जो शैलो हो, फ्रेश वाटर लेक्स हो गए, पूल्स हो गए, विद रिवर्स विद ग्रासी शोर लाइन्स, इन एरियाज को ये क्या करते हैं, ब्रीडिंग के लिए अपने इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं या इनहेबिट करते हैं। ठीक है, तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जैसा कि हम पहले इसके बारे में बात किया कि ये आर्कटिक रीजन से माइग्रेट करके जो वार्मर एरियाज है वहाँ पे आते हैं। खासकर से ये अगस्त के महीने में वो एक तरीके से अपनी शुरुआत करते हैं अपनी जर्नी की। फाइन,
IUCN रेड लिस्ट की बात करें तो ये लीस्ट कंसर्न स्पीशीज हैं, तो ये इसके बारे में जानकारी। और लोकटक लेक के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक फ्रेश वाटर लेक है, मणिपुर स्टेट में लाई करता, और ये क्या है, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन के तहत भी ये लिस्टेड है, ये पर्टिकुलर क्या है, लेक। फाइन। और इसकी एक खास बात जो है, फुमदी आपने सुना होगा, ये क्या है, एक तरीके का फ्लोटिंग आइलैंड है, यूनिक। ये इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं, दीज आर फ्लोटिंग आइलैंड्स इन दिस पर्टिकुलर लेक, जो एक तरीके से फ्लोट करता है। और यहीं पे आपको एक नेशनल पार्क भी आपने सुना होगा, कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो एक तरीके से किसके लिए फेमस है, आप सब जानते होंगे, द डांसिंग डियर, जो कि मणिपुर स्टेट का क्या है, स्टेट एनिमल भी है। उसको मणिपुर ब्लो एंटलर्ड डियर भी बोलते हैं, साथ साथ सांगाई के नाम से भी हम जानते हैं। फाइन। तो इस वजह से क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और IUCN रेड लिस्ट की बात करें तो ये इंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं। फाइन। और ये जो पर्टिकुलर नेशनल पार्क की हमने बात की, ये वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इन द वर्ल्ड। फाइन। तो आइए सवाल देखते हैं, आप देख सकते हैं दोनों मीडियम में। तो सवाल क्या कहता है, पहला स्टेटमेंट है कि अ रेयर स्पीशीज ऑफ डक नोन एज ग्रेटर स्कॉप was recently sighted in लोकटक लेक, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, ये इकलौता क्या है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है विश्व का। ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो यहां से हमारा आंसर C 1 and 2 बोथ, चूंकि करेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फाइन। आइए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा ये टॉपिक है। अभी रिसेंटली एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है। फाइन, उसी के बारे में हम जानेंगे और देखेंगे। तो एक तरीके से इसका नाम क्या है, टेक्नोलॉजी फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, इन शॉर्ट AIAQMS 1.0। फाइन। किसके द्वारा डेवलप किया गया है ये, वैसे तो ये मीति के अंदर जो प्रोजेक्ट, साइंस प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके तहत ये आता है, बट इट हैज बीन डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, जिसको CDAC कोलकाता, इसके द्वारा बनाया गया है इन कोलैबोरेशन विद टेक्समिन और ISM धनबाद। ये क्या है, कोलैबोरेटर्स थे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। ओके। और किस प्रोग्राम के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के किस प्रोग्राम के तहत इसको बनाया गया है, अगर उसकी बात करें हम, तो इट इज नेशनल प्रोग्राम ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ICT एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट। फाइन, जिसको इन शॉर्ट एग्री-एनिक्स भी हम बोल सकते हैं। इनके द्वारा ये डेवलप किया गया है। किस लिए किया गया है, आउटडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन के तौर पे जो एयर क्वालिटी है उसको मॉनिटर करेगा। फाइन। अलग अलग जगहों पे स्टेशंस बनाए जाएंगे, वहाँ पे इनको इस पर्टिकुलर जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया जाएगा, जिससे कि हम जो एनवायरनमेंट जो पोल्यूटेंट्स है उनको एक तरीके से क्या कर सके, मॉनिटर कर सके। फाइन। और उस पर आगे काम कर सके, कैसे उसको कम करना है। तो पोल्यूटेंट्स की अगर बात करें हम, तो PM 1.0, PM 2.5, PM 10, SO2, NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, तो इन सभी एलिमेंट्स पे क्या करेगा, इसको मॉनिटर करेगा। ओके। तो एक तरीके से इट विल वर्क फॉर कंटिन्यूअस एयर क्वालिटी को एनालाइज करेगा, स्टडी करेगा और उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। फाइन। तो पर्टिकुलर यहाँ पे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी देखने को मिला गवर्नमेंट द्वारा। इसको एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसका नाम है JM एनवेरो लैब प्राइवेट लिमिटेड, इसको ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया गया है फॉर फर्दर एक तरीके से कमर्शियलाइज, ताकि इसको करे। और इसका यूज़ जो अलग अलग जैसे माइंस हो गए, सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गए, वहाँ पे इसका इस पर्टिकुलर जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ कर सकते हैं, कि एक तरीके से मॉनिटरिंग पर्पस के लिए, कि वहाँ पे कितना पोल्यूटेंट्स का क्या लेवल है, जिसके हिसाब से उसको एक तरीके से काम कर सकते हैं, उसको कम करने के लिए फाइन पॉलिसी जो है डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस वजह से ये क्या है, यूजफुल हो जाएगा। तो क्वेश्चन की बात करें तो विद रेफरेंस टू टेक्नोलॉजी फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखते हैं हम स्टेटमेंट्स। पहला है इट हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये हमारा गलत है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है। फाइन। दूसरा है कि इट विल वर्क फॉर कंटिन्यूअस एयर क्वालिटी एनालिसिस ऑफ इंडोर एनवायरमेंट। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इंडोर एनवायरमेंट के लिए नहीं है, इस वजह से ये भी गलत हो जाता है, जबकि ये जो आउटडोर एनवायरमेंट है उसको मॉनिटर करेगा, उसमें पॉल्यूटेंट्स मॉनिटर करेगा। फाइन। तो यहाँ से जो हमारा आंसर है, चूंकि करेक्ट पूछा जा रहा है, तो डी हमारा नन ऑफ दीज इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है कि मीति, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा ही ये एक इनिशिएटिव लिया गया है। इट हैज लॉन्च्ड, इन्होंने एक और टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है, दैट इज टेक्नोलॉजी फॉर बायोसेंसिंग सिस्टम फॉर डिटेक्शन ऑफ एंडोक्राइन डिसरप्टिंग जो केमिकल्स हैं उनको एक तरीके से डिटेक्ट करने के लिए ये टेक्नोलॉजी बनाई गई है। क्या आखिर में एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स क्या है, कैसे जो है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को इफेक्ट करता है, ह्यूमन को इफेक्ट करता है, उसके बारे में हम जो इंफॉर्मेशन देखेंगे। फाइन। तो ये एक तरीके से बात करें एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स जो हैं, ये चूंकि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है एडवर्सली, तो ये इस सिस्टम की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम एक तरीके का क्या है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स और ऑर्गन्स का क्या है, नेटवर्क है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बोल सकते हैं, दैट प्रोड्यूसेस स्टोर्स एंड सिक्रीट्स हार्मोन, जो अलग अलग तरीकों के हार्मोन्स को क्या करता है, एक्सक्रीट करता है, जिससे कि हमारे बॉडी को कंट्रोल करने में, चाहे वो मेटाबॉलिज्म की बात हो या हमारे ब्रेन की बात हो, ब्रेन फंक्शनिंग की बात हो या रिप्रोडक्शन की अगर बात हो, तो एक तरीके से उनको सही तरीके से हमारा बॉडी काम कर रहा है कि नहीं, वो एक तरीके से हार्मोन्स उसके लिए काम करते हैं। फाइन। तो अगर हम नॉर्मल फंक्शनिंग की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम इट वर्क्स विद अदर ऑर्गन सिस्टम्स है हमारे शरीर में, उनके साथ मिलके इन सिंक्रोनाइजेशन या हार्मोनियस तरीके से हमारे बॉडी को एक तरीके से हमारे बॉडी के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए क्या करता है, काम करता है, उसको रेगुलेट करता है थ्रू आउट आवर लाइफ। फाइन। तो ये क्या है, पार्ट्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम है, पीनल ग्लैंड, थाइमस हो गया, हाइपोथैलेमस, पैनक्रियाज, ये सभी क्या है, एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसका हिस्सा है, उसका पार्ट है। ओके। तो एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स की अगर हम बात करें तो ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है हमारे शरीर में, उसको क्या करते हैं, किसी न किसी तरीके से उसको एक तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, उनके जो वर्क है उसको इफेक्ट करते हैं। फाइन। तो ऐसे सब्सटेंसेस हैं, कौन कौन से वो सब्सटेंसेस हैं, बात करें तो एनवायरनमेंट में हमारे बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे एयर हो गया जो हम ब्रीथ करते हैं, उसके द्वारा भी ये हमारे शरीर में आ सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। सॉइल हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, उसके साथ साथ फूड सोर्सेज हो गए, बहुत सारे जो हम पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स या कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं उसके द्वारा भी ये क्या कर सकते हैं, हमारे शरीर में एंटर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हो गए, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक बॉटल्स ले लें हम, उसमें जो बिस्फेनॉल ए का यूज होता है वो भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है। फाइन। तो ये हमारे जो बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको इम्पैक्ट करता है, उसको इफेक्ट करता है। और वहीं अगर हम सोर्सेज की बात कर ले तो जैसा हमने ये सभी सोर्सेज से ये जो है हमारे शरीर में एंटर कर सकता है। अगर कुछ एग्जांपल्स की बात कर ले एवरीडे प्रोडक्ट्स में, तो प्लास्टिक बॉटल्स हो गया और फूड कैंस, जो मेटल के फूड कैंस बने होते हैं उनमें भी ये केमिकल्स देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ डिटर्जेंट्स हो गए, फ्लेम रिटार्डेंट्स, पेस्टिसाइड्स जो यूज़ होता है जैसे DDT हो गया और ग्लाइफोसेट हो गया, इन सभी पेस्टिसाइड्स के थ्रू भी हमारे सॉइल में एंटर करते हैं, फिर वो हमारे फूड से बॉडी में आ जाते हैं। ओके। जो बच्चों के खिलौने हो गए उसमें जो प्लास्टिक यूज़ होता है कहीं ना कहीं उसमें भी ये केमिकल्स देखने को मिलते हैं। फाइन। जैसे कभी कभी देखते हैं अक्सर लेड का यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में, कैडमियम का यूज़, तो ये क्या होते हैं डायरेक्टली हमारे एक तरीके से स्किन के थ्रू भी एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं या हो सकते हैं। फाइन। उसके हमारे बॉडी में एंटर कर सकते हैं और जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है हमारे शरीर का उसको खराब कर सकते हैं। खासकर से जो हार्मोन्स, वेरियस टाइप्स ऑफ हार्मोन्स रिलीज होते हैं
उसको कहीं ना कहीं ये ज़्यादा क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। कैसे, हम उसको देखते हैं। फाइन, तो ये सारे वेरियस सोर्सेज हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स, हॉस्पिटल जो वेस्ट है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ या एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड्स, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। फाइन, तो एंडोक्राइन अगर सिस्टम की बात करें, कनेक्शन की बात करें हमारे शरीर से, किस तरीके से ये क्या करता है, हमारे शरीर पे हावी होता है। तो ये जो केमिकल्स होते हैं, फाइन, ये हमारे शरीर में जो भी तरह तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं और जो उनका काम है उस पर ये असर डालते हैं। जैसे कुछ हार्मोन्स जो है हमारे बॉडी के हार्मोन्स को एक तरीके से मिमिक करते हैं या उसको एक तरीके से कॉपी करते हैं। फाइन, और हमारा बॉडी सोचता है कि ये केमिकल क्या है, हार्मोन है। जो एक्चुअल हार्मोन हमारे बॉडी में होता है उसको समझ लेता है, और इससे क्या होता है, एक तरीके से हमारा जो वर्किंग है, वेरियस पार्ट्स जो ऑर्गन्स हैं उसको इम्पैक्ट करता है। फाइन, साथ ही साथ इट ऑल्सो ब्लॉक्स जो नेचुरल हार्मोन्स है फ्रॉम डूइंग देयर जॉब। तो जो हमारे शरीर में हार्मोन्स हैं उनका जो काम है उसको ये ब्लॉक करते हैं। इससे क्या होता है कि वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते। इट ऑल्सो इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द लेवल्स ऑफ हार्मोन, जो अमाउंट है रिलीज होता है हार्मोन उसके भी जो क्वांटिटी में को ये इफेक्ट करते हैं, कम या ज़्यादा हो सकता है। इससे क्या होता है, हमारा जो पार्ट है, बॉडी का पार्ट है, ऑर्गन है, सही से काम नहीं करता। फाइन, तो इन सभी तरीक़ों से ये हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स या हेल्थ इश्यूज देखे जाते हैं इसके द्वारा। इस पर्टिकुलर जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, हार्मोन एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स, जैसे फॉर एग्जांपल बात करें तो इट ऑल्टर्स स्पर्म क्वालिटी और फर्टिलिटी, दैट इज़ रिप्रोडक्शन को, हमारे जो है साइकिल है उसको ये खराब कर सकता है या इम्पैक्ट कर सकता है। उसके साथ साथ जो हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी इम्पैक्ट करता है। फाइन, और जो हमारा शरीर एक तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको भी इम्पैक्ट करता है, खासकर से बच्चों की बात अगर करें तो। इट ऑल्टर्स द नर्वस सिस्टम फंक्शन, उसमें भी ये एक तरीके से नुकसान पहुंचाता है। हमारे इम्यून फंक्शन को ये इम्पैक्ट करता है। कैंसर्स भी देखने को मिलते हैं, साथ साथ खासकर से जो लंग कैंसर्स हैं या अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो गए वो भी देखने को मिलते हैं। फाइन, और इसके साथ साथ डायबिटीज़, ओबेसिटी और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते हैं। फाइन, तो ये सारे क्या हैं, इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो इन पर्टिकुलर एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स के द्वारा ह्यूमंस में देखी जाती है। ठीक है, तो आइए सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स। पहला हमारा डिटर्जेंट्स, फूड, प्लास्टिक बॉटल्स, कॉस्मेटिक। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये चारों ही ईडीसी के पार्ट हैं। फाइन, ये चारों ही हमारे जो बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसको किसी न किसी तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, उस पर असर डालते हैं ताकि वो हार्मोन्स अपना काम सही से नहीं कर पाते, और उससे क्या होता है, एज अ रिजल्ट, एज अ कॉन्सिक्वेंस हमारे बॉडी में तरह तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं। फाइन, तो यहाँ जो हमारा आंसर है सी, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4, सभी क्या है, स्टेटमेंट्स सही हैं, करेक्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे। तो आज के लिए हमारा इतना ही। कल हम आपके साथ कुछ नए टॉपिक्स के साथ आएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक्स आपको जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे लिंक्स दे दिए जाएंगे, आप वहाँ से हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ जो अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो, वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं आप, जिस पे कि टाइम टू टाइम जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको दिया जाएगा। ओके, तो चलिए कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।